नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज़ में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो आइए देखते हैं खबर तेज रफ्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पुंछ में जब हमला हुआ तो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं। नरेंद्र मोदी और मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा और सम्मान साबित किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इस मौके पर गृहमंत्री ने कहा कि पूरा देश मनोहर पर्रिकर को दो चीज़ों के लिए हमेशा याद रखेगा। उन्होंने गोवा को उसकी पहचान दी और दूसरा, उन्होंने तीनों सेनाओं को 1 रैंक 1 पेंशन दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस बिपिन रावत ने सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर एससीओ अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका को पहचानना और सुदृढ़ करना चाहिए और सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण में सभी क्षेत्रों में व्यापक योगदान देना चाहिए। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस, केंद्रीय पुलिस, अर्धसैनिक और सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल करने के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रगतिशील रहा है। आतंकवाद के मोर्चे पर रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि एक संगठन के रूप में एससीओ ने आतंकवाद को उसके सभी रूपों में स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वर्चुअल माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के आखिरी चरण के काम की शुरुआत की। सुरंग के निर्माण से नागरिकों को परिवहन सुविधा मिलने के साथ असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित सेना के 4 कोर मुख्यालय के बीच यात्रा के समय में 1 घंटे की कमी आएगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में बीआरओ ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं जो पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय बन गई हैं। सुरंग सेला दर्रे से होकर गुजरती है। इसके बनने से तवांग से चीन सीमा तक 10 किलोमीटर दूरी घटेगी। सेला सुरंग राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी और तवांग में सेना के कोर मुख्यालय के बीच की दूरी कम होगी। सेला सुरंग की ऊंचाई 13,700 फीट है। इससे तवांग में सेना की आवाजाही आसान होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि लद्दाख में LAC पर चीन द्वारा एक तरफा कार्रवाई द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि चीन पूर्वी लद्दाख में बचे हुए मुद्दों को द्विपक्षीय समझौतों के तय प्रोटोकॉल के तहत ही सुलझाने का प्रयास करेगा। विदेश मंत्रालय ने चीन की उस आपत्ति को सिरे से खारिज किया है जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अरुणाचल दौरे पर आपत्ति जताई गई थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने दृढ़ता से कहा कि अरुणाचल का दौरा ठीक वैसे ही था जैसे कि भारत के अन्य राज्यों में होता है। ऐसे में भारत के अभिन्न राज्य में उपराष्ट्रपति के दौरे पर चीन की आपत्ति बिना वजह और तर्कहीन है। वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश से दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों और मूर्तियों पर हमलों की खबरों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश सरकार ने कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैनाती सहित तुरंत कदम उठाए हैं। भारत UNHRC के 6वें कार्यकाल 2022 से 24 के लिए भारी बहुमत से फिर से चुन लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने भारत में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। भारत के स्थायी मिशन ने कहा कि भारत सम्मान, संवाद और सहयोग के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए काम करता रहेगा। विजयादशमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। ये निर्णय देश के रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी के मकसद से लिया गया है। इससे देश की रक्षा जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। सभी 7 कंपनियां रक्षा क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की तरह ही होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सुबह 11 बजे सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित लड़कों के लिए छात्रावास के भूमि पूजन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेंगे। छात्रावास भवन में लगभग 1,500 छात्रों के लिए आवासीय सुविधा है। इसमें एक सभागार और छात्रों के लिए एक पुस्तकालय भी है। देश में कोयले की कमी से आए बिजली संकट की खबरों के बीच भारत सरकार के कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी आज अपने 1 दिवसीय झारखंड दौरे के कार्यक्रम में चतरा जिले के पिपरवार कोयलांचल क्षेत्र पहुंचे। अपने दौरे के क्रम में प्रहलाद जोशी ने अधिकारियों के साथ सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की अशोक कोल परियोजना का निरीक्षण करते हुए माइंस में की जा रही कोयला उत्पादन और ढुलाई की गतिविधियों की जानकारी ली। साथ ही अधिक से अधिक कोयला उत्पादन में और भी तेजी लाने पर बल दिया। कोयला मंत्री ने कहा, प्रहलाद जोशी ने कहा कि सभी बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति करने के प्रयास कर रहे हैं। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कल से 2 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की जा रही है। सभी बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने तकरीबन 111 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पर बोलते हुए कहा कि इस मास्टर प्लान में 1200 से भी अधिक औद्योगिक क्लस्टर और 2 रक्षा कॉरिडोर को शामिल किया गया है।
पीयूष गोयल ने कहा कि इस मास्टर प्लान के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार होगा और इस प्लेटफॉर्म से केंद्र सरकार के 16 मंत्रालय जुड़ेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म से सभी परियोजनाओं की उपग्रह से ली गई तस्वीर, वहां की रियल टाइम स्थिति, प्रगति, उपलब्ध जमीन जैसी जानकारी के अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में माई पार्किंग्स ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को बेसिल द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप से वाहनों की पार्किंग की समस्या से निपटा जा सकेगा और लोग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए गाड़ियों को सही जगह पर पार्क कर सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्स जाकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कल शाम तबियत खराब होने पर एम्स में भर्ती कराया गया था। कार्डियो न्यूरो विभाग में डॉक्टर नीतीश नायक की निगरानी में डॉक्टर मनमोहन सिंह का इलाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के अधिकतम कार्यकाल संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड के लिए 31 मार्च 2022 तिथि तय की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के लिए 31 मई 2022। आयोग के आदेशानुसार इन तिथियों तक 3 वर्ष का कार्यकाल रखा गया है, जबकि गृह जिलों में तैनात अधिकारियों को भी उनके जिले में रहने की मनाही की गई है। दुनिया की 2 सबसे शक्तिशाली सेना भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर युद्धाभ्यास करेंगी। दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 17वां संस्करण पूर्व युद्धाभ्यास 2021 15 से 29 अक्टूबर तक संयुक्त बेस एल्मेंड्रॉफ रिचर्डसन अलास्का में आयोजित किया जाएगा। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रयास है। यह संयुक्त प्रयास अभ्यास का 17वां संस्करण होगा, जिसे दोनों देशों के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने श्रीलंका के अपने दौरे के दौरान श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारतीय मानक ब्यूरो ने राजधानी दिल्ली में विश्व मानक दिवस मनाया। ये दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने के लिए दुनिया भर में हजारों विशेषज्ञों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। आज़ादी के 75वें साल के अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की एकता रैली राजस्थान के पाली जिले में पहुंची। ये रैली 27 अगस्त को शुरू की गई थी और 27 अक्टूबर को केवड़िया गुजरात स्थित वल्लभ भाई स्टैचू पहुंचकर संपन्न होगी। पाली के जिला कलेक्टर ने साइकिल रैली को गुजरात के लिए रवाना किया। बल की 42वीं बटालियन स्वच्छता का संदेश लोगों के बीच पहुंचा रही है। वहीं सीमा पर सुरक्षा देने वाले एक और अर्धसैनिक बल एसएसबी की रैली भी भूटान बॉर्डर से चलकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचेगी। ये रैली बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश के सागर जिले में पहुंची। इसी क्रम में सीआरपीएफ जवान की भी साइकिल रैली गढ़चिरौली से चलकर केवड़िया तक जा रही है, जो तकरीबन 940 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसी क्रम में रैली नागपुर के दीक्षा भूमि पहुंची। महानवमी के पर्व को पूरा देश बड़ी खुशी और उत्साह के साथ मना रहा है। मां दुर्गा को समर्पित 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व के आखिरी दिन आज माता के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आज के दिन कन्याओं को भोजन कराने के साथ ही उपहार भी दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज एसआईटी की टीम आशीष मिश्रा टेनी और अन्य आरोपियों के साथ घटनास्थल पर सीन रिक्रिएशन करने के लिए पहुंची। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गति शक्ति प्रोग्राम में देश भर में लगभग 500 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनेंगे। इसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें 4-5 साल का समय लगेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम बहुत जल्दी पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की अवधारणा आपके सामने रखेंगे। साथ ही यात्रियों के लिए मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, मेट्रो के साथ ट्रेन कैसे जुड़ें, गति शक्ति में रेलवे की तरफ से ये 2 बड़ी पहल की जाएगी और ये आने वाले दिनों में नजर आएंगी। तमिलनाडु में 6 और 9 अक्टूबर को 9 जिलों में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। 2 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण में 6 अक्टूबर को, जबकि दूसरे चरण में 9 अक्टूबर को चुनाव हुआ था। पार्टी ने 169 सीटों पर चुनाव लड़कर 115 सीटों पर जीत हासिल की है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का कार्य तेज गति से चल रहा है। 2023 के दिसंबर तक गर्भगृह में भगवान के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। नींव के लिए भूमि को मजबूत करने का काम सितंबर में पूरा हो गया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी भवन में भुलई भाई से उन्होंने मुलाकात की। 107 वर्षीय भुलई भाई जनसंघ के समय के भाजपा कार्यकर्ता हैं। वे विधायक भी रह चुके हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने बीएसएफ के कानून में संशोधन किया है, जिसके बाद सुरक्षा बल बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। अब भारतीय जवान को 50 किलोमीटर के क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया गया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव में लड़कियों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति बांटी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 21,550 लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की। न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ ने बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन में एक समारोह में नए मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई। कर्नाटक के मैसूर पैलेस में आज आयुध पूजा की गई। आयुध पूजा को अस्त्र पूजा के रूप में भी जाना जाता है। इस पूजा में लोग अपने उपकरणों, हथियारों, मशीन आदि की पूजा और सफाई करते हैं। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने आदेश जारी कर कहा है कि दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक जगह पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं होगी। घरों में ही बाल्टी या कंटेनर में ये विसर्जन करना होगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बस दुर्घटना की शिकार हो गई। बस नोएडा से गाजियाबाद आ रही थी। 3 लोग घायल हुए हैं। बस का टायर फटने के कारण बस गलत दिशा में मुड़ गई। 2 दोपहिया वाहन भी दुर्घटना के शिकार हो गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने नकली इंजन ऑयल बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। एएसपी आकाश पटेल ने कहा कि हमें नकली इंजन ऑयल बनाने की सूचना मिली थी। 3 स्थानों पर छापा मारकर नकली तेल जब्त किया गया। इस तेल की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के मौजपुर इलाके में एक एनजीओ 10 रुपए में लोगों को भरपेट खाना खिला रही है। एनजीओ के संस्थापक का कहना है कि कोविड में कई लोगों की नौकरी चली गई, जिससे उनको खाने में दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए तब हमने सोचा कि क्यों न लोगों को 10 रुपए में खाना खिलाया जाए। पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 27 लाख से भी ज्यादा खुराकें लगाने के साथ आज शाम 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के मुताबिक देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 97 करोड़ के पार पहुंच गया। कोरोना के खिलाफ इस बीच जंग जारी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 18,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 19,808 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। और देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.07% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या, जो कुल संख्या है, वो 2,06,586 है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.44%, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.46% है। कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक 58,76,00,000 से भी अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में प्रशासन ने लोगों को कोविड वैक्सीन की 100% दोनों डोज लगा दी है। किन्नौर देश का प्रथम जिला बन गया है जहां लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो गए हैं और सबको बधाई दी गई है। किन्नौर के दुर्गम इलाकों में मुंबई के पास क्रूज पर ड्रग्स से संबंधित मामले में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रखा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की कठोरता का दुरुपयोग करने पर गुरुवार को गंभीर चिंता जाहिर की। हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के परिवार के इशारे पर लड़के के साथ उसकी संलिप्तता पर आपत्ति जताते हुए पुलिस द्वारा यौन उत्पीड़न के प्रावधानों को लागू करने की दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा पर चिंता व्यक्त की। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का कहना है कि मोटर वाहन अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ित और उसके परिवार को सहायता उपलब्ध करवाना है। इसलिए मोटर वाहन अधिनियम के प्रकरणों को में कानूनी अड़चनों को दूर रखते हुए सामान्य और आसान तरीके से निस्तारण होना चाहिए ताकि जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर उचित न्याय मिल सके। सिविल अस्पताल में दाखिल महिला को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के बाद पीड़ित हुई महिला ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, SSP भटिंडा और SHO कोतवाली भटिंडा को नोटिस जारी किया है। स्कूल के पास शराब परोसने वाले एक रेस्टोरेंट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसी आधार पर खारिज कर दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूलों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वे छात्रों के अंदर उच्च नैतिक मूल्यों को पनपने के लिए मदद करें और उन्हें वैसा माहौल प्रदान करें। सर्वोदय एनक्लेव में 77 लापता पेड़ों की शिकायत के मामले पर उचित निर्णय लेने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि 8 दिसंबर 2020 को याचिकाकर्ता और पर्यावरणविद भावरीन कलधारी की द्वारा दी गई शिकायत पर 6 सप्ताह के अंदर उचित निर्णय लें। भारत की पहली कैंसर रोधी दवा चीनी बाजारों में पहुंच गई है। चीन में भारत की पहली कैंसर रोधी दवा आबेराटेरॉन की बिक्री के लिए स्थानीय चीनी कंपनियों और भारत की डॉक्टर रेड्डीज लैब के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। शेयर बाजार में तेजी का रुख जारी है। सेंसेक्स 568.90 अंक यानी कि 0.94% की बढ़त के साथ 61,305.95 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी 173.90 अंक यानी कि 0.96% की मजबूती के साथ 18,335.65 के स्तर पर बंद हुआ।
गुरुवार को कारोबार के दौरान दिग्गज भारतीय आईटी कंपनी विप्रो की मार्केट वैल्यू 4 लाख करोड़ रुपए यानी 4 ट्रिलियन के पार हो गई। ये उपलब्धि हासिल करने वाली विप्रो तीसरी आईटी कंपनी और भारत की 13वीं लिस्टेड कंपनी है। डॉलर के मुकाबले रुपए में बढ़ोतरी देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 11 पैसे की बढ़त के साथ 75.26 के स्तर पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुख के बाद राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोना 455 रुपए की तेजी के साथ 46,987 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, तो वहीं चांदी की कीमत भी 894 रुपए के उछाल के साथ 61,926 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इंजीनियरिंग, सामान और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे प्रमुख क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से सितंबर में भारत का वस्तु निर्यात सालाना आधार पर 22.63% बढ़कर 33.79 अरब डॉलर का हो गया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में वस्तु आयात 56.39 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 84.77% अधिक है। आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 2 करोड़ से भी अधिक आयकर रिटर्न ITR दाखिल किए जा चुके हैं और नए IT पोर्टल का प्रदर्शन से जुड़ी समस्याएं काफी हद तक दूर हो गई हैं। ऑटो उद्योग के संगठन सियाम ने बृहस्पतिवार को कहा कि ऑटोमोबाइल विनिर्माता सेमीकंडक्टर की कमी के कारण पर्याप्त इकाइयों का उत्पादन करने के लिए जूझ रहे हैं, जिसके चलते भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री में सितंबर में सालाना आधार पर 41% की गिरावट हुई। फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की वार्षिक सूची फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL को देश में पहला स्थान दिया गया है। फोर्ब्स रैंकिंग के अनुसार विश्व स्तर पर रिलायंस 52वें स्थान पर रहे। इस सूची में कुल 750 कॉरपोरेट को स्थान दिया गया है। मजबूत हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को बढ़ाया, जिससे वाजा कारोबार में बृहस्पतिवार को कच्चे तेल की कीमत 54 रुपए की तेजी के साथ 6,116 रुपए प्रति बैरल हो गई। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने एक कार डीलर को एक भ्रामक विज्ञापन को लेकर सेवा में कमी के चलते 7.43 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया था और कहा कि डीलरों का हित वाहन विनिर्माता से अलग नहीं है। अगली खबर, दबाव में चल रहे दूरसंचार क्षेत्र को उबारने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन PLI योजना के तहत अगले 4.5 सालों में 3,345 करोड़ रुपए के निवेश वाले 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। खाद्य कीमतों में नरमी के चलते थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर 10.66% पर आ गई। हालांकि इस दौरान कच्चे तेल में तेजी देखी गई। थोक मूल्य सूचकांक WPI पर आधारित मुद्रास्फीति लगातार छठे महीने 2 अंकों में रही। फेसबुक ने गुरुवार को भारत में अपने पहले गेमिंग इवेंट FB गेमिंग प्रेस स्टार्ट की घोषणा की है। अफगानिस्तान में सहायता एजेंसियों ने काबुल में सैकड़ों विस्थापित 324 परिवारों को भोजन, कंबल और नकदी पहुंचाई। इस सर्दी में अफगानिस्तान में संभावित अकाल की चेतावनी के बाद मानवीय सहायता शुरू हो गई है। 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करने का वचन दिया है और अमेरिका ने ठंड का मौसम शुरू होते ही लाखों अफगानों की कठिनाई को दूर करने में मदद करने का आश्वासन दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि अगर ईरान 2015 के परमाणु समझौते पर लौटने को तैयार नहीं होता तो अमेरिका सभी विकल्पों पर विचार करेगा। ब्लिंकन ने कहा कि 2015 के परमाणु समझौते के अनुपालन के लिए ईरान के लिए समय कम है और वाशिंगटन तेहरान द्वारा पेश की गई चुनौती से निपटने के लिए हर विकल्प पर विचार करेगा। नॉर्वे में एक व्यक्ति द्वारा धनुष बाण से हमला किए जाने से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। घटना राजधानी ओस्लो के दक्षिण पश्चिम के कोंग्सबर्ग शहर में की है। हमलावर को पकड़ लिया गया है और बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी गई है। कोंग्सबर्ग के पुलिस प्रमुख ने कहा कि पुलिस इस बात की जांच करेगी कि क्या यह आतंकी हमला था। दुनिया भर में कोरोना महामारी से अब तक 24 करोड़ से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस संक्रमण से अब तक 48,91,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 21 करोड़ 73 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4 करोड़ 55 लाख से भी अधिक है। अमेरिका में कोरोना के कारण मारे जाने वालों का आंकड़ा 7,39,000 से भी अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने SARS
SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के स्रोत की जांच के लिए 26 विशेषज्ञों को अपने नए वैज्ञानिक सलाहकार समूह SAGO के गठन का प्रस्ताव दिया है। 2 सप्ताह के सार्वजनिक परामर्श के बाद 26 सदस्यों का प्रस्ताव लाया गया है। रूस ने उन आरोपों का खंडन कर दिया है जिसमें उस पर आरोप लगाए गए थे कि उसके जासूसों ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ब्लूप्रिंट चुरा लिया और इसका इस्तेमाल स्पुतनिक V वैक्सीन बनाने के लिए किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने वित्तीय समीक्षा में कहा कि कोरोना महामारी असमानता, गरीबी और सरकारी वित्तीय व्यवस्था पर एक अमिट छाप छोड़ेगी। लेबनान की राजधानी बैरूत में हुई गोलीबारी में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह घटना बैरूत बंदरगाह विस्फोटों के मामले की जांच कर रहे न्यायाधीश तारिक बिटर के खिलाफ हिजबुल्लाह और अमल मूवमेंट के समर्थकों के सुनियोजित विरोध के दौरान हुई। ताइवान के काओशुंग शहर में गुरुवार तड़के एक बहुमंजिला आवासीय और व्यावसायिक इमारत में आग लगने से कम 46 लोगों की मौत हो गई और 79 घायल हो गए। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अगले साल होने वाले AFC अंडर-23 एशियाई कप के लिए टीम के क्वालिफाइंग अभियान के मद्देनजर 28 संभावित खिलाड़ी घोषित कर दिए। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और कनाडा के उनके जोड़ीदार डेनिस शापोवालोव इंडियन वेल्स मास्टर्स टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इंडियन वेल्स मास्टर्स टूर्नामेंट में पुरुष के एकल मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने फ्रांस के गायल मॉनफिल्स को 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। स्टेफानोस सित्सिपास ने भी इंडियन वेल्स मास्टर्स टूर्नामेंट में अंतिम 8 में जगह बनाने में कामयाबी पाई। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनॉर को 6-7, 7-6 और 6-2 से मात दी। इस साल के US ओपन विजेता डेनियल मेदवेदेव इंडियन वेल्स मास्टर टूर्नामेंट में अंतिम 16 के दौर में हार कर बाहर हो गए। मेदवेदेव को बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने 4-6, 6-4 और 6-3 से मात दी। और इसी के साथ आज के एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। कोविड-19 के चलते